तो उस डायग्राम के नॉलेज से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कि भैया हमें एक्यूरेसी अच्छी करनी है तो कैसे करें। फिर आप उन बच्चों में आ जाओगे जो कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग लेंदी होते हैं। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कुछ दिनों से मेरे चैनल पे और मेरे डीएम्स में ये मैसेज आ रहा था कि क्या भैया नीट 25 आउट ऑफ एनसीईआरटी होने वाला है, क्योंकि हमने कुछ वीडियोस देखी हैं और हमने खुद भी नोटिस किया है कि नीट 2024 में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आए थे बायोलॉजी में, और बायोलॉजी ही तो एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या भैया नीट 25 आउट ऑफ एनसीईआरटी हो सकता है, ऐसा हम लोग इस चीज से कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऑल्सो उनमें से कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि क्या भैया अब हमें स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ने होंगे या फिर मॉड्यूल्स पढ़ना होगा, क्योंकि उन क्वेश्चंस में से बहुतों के आंसर्स जो है मॉड्यूल्स में थे, स्टेट बोर्ड्स वाले बुक्स में थे, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं थे। तो मैंने खुद चेक किया कि ऐसा क्या हो गया नीट 24 में कि बच्चे इतना मैसेज कर रहे हैं कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं नीट 24 के पेपर में, या आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शंस हैं जो कि सॉल्व नहीं हो सकते एनसीईआरटी से। तो जब मैंने खुद चेक किया तो मैंने नोटिस किया कि ऐसे 8 आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको शायद दिक्कत हो रही होगी या फिर जिसको लेकर आप परेशान हो गए और मुझे मैसेज कर रहे हो। तो जब मैंने उसमें नोटिस किया, अच्छे से उसका एनालाइज किया, तो मैंने देखा कि उसमें से मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे और एक थियोरेटिकल क्वेश्चन था जो कि जिसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बोल रहे हो और जिसको लेके परेशान हो। तो हम लोग देखने वाले हैं कि क्या वो सही में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, क्या वो एकदम ही सॉल्व नहीं हो सकता है एनसीईआरटी के नॉलेज से, और अगर हो भी सकता है तो उसको कैसे करना है, कैसे हम लोग आगे नीट 25 के लिए अप्रोच रखें कि अगर आगे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम लोग परेशान ना हो, प्रेशर में ना आए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ऑल्सो जो भी इस वीडियो को हल्के में लेके अभी छोड़ के जाने वाला है वो बहुत कुछ मिस कर जाएगा और इंप्रूव नहीं करेगा जिस भी लेवल पे अभी वो है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अपने आगे की प्रिपरेशन में उसको अप्लाई करके देखना। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो ये क्वेश्चन है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है, उस डायग्राम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप सही में ध्यान से देखोगे उस डायग्राम को तो उस डायग्राम के नॉलेज से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अकेला एक ऐसा क्वेश्चन मिला मुझे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी था और इसको एनसीईआरटी के ना ही टेक्स्ट और ना ही डायग्राम को देख के सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सेक्शन बी में दिया गया था, और ये इसलिए दिया गया था क्योंकि वो बच्चे जिनको क्वेश्चन छोड़ने की हैबिट नहीं है वो इसमें फंस जाए और अपना पेपर खराब कर दे। तो भैया हम लोग इससे कंक्लूजन क्या करें, आगे मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और वो सेक्शन ए में आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको ये समझना है कि अगर आपका एम 360 आउट ऑफ 360 है बायोलॉजी में, जो कि मोस्टली लोगों का है, ठीक है, और आपका करंट स्कोर 340 350 आ रहा है, तब ये नहीं कि मेरा स्कोर अभी 280 में ही है और मैं जो अभी बोलने वाला हूँ आप वो करने लग जाओ। अगर आपका एम 360 जो कि सबका है लेकिन करंट स्कोर 340 350 नहीं आ रहा है, तो आप पहले जो कर रहे हो, जो बेसिक चीज़ है वो करो। 340 350 ऑलरेडी स्कोर कर रहे हो, तब आपको क्या करना है कि जितने भी डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ है या फिर उसके डायग्राम में लेबलिंग कुछ ऐसी है जो कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है एनसीईआरटी में, तो उसको खुद सर्च करके पढ़ लो कि ये क्या है, या वीडियो सर्च कर लो कि अरे ये जो इवोल्यूशन का डायग्राम दिया गया है इस एक्चुअली में क्या समझाना चाहता है, क्योंकि एनसीईआरटी के ना थ्योरी में मेंशन्ड है ना ही उसके डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है उसमें सही से मेंशन्ड है। तो वैसी चीज़ें अगर आप सर्च करके पढ़ लोगे तो आगे ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं डायग्राम जो कि नहीं समझाया हुआ एनसीईआरटी में लेकिन उसके बेस्ड क्वेश्चन आ गए तो वो आप कर पाओगे इजीली। लेकिन ये उन्हीं को करना है जो ऑलरेडी 340 350 स्कोर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपको लग सकता है कि जो आप एनसीईआरटी के नॉलेज से सॉल्व नहीं कर सकते हो शायद, वो ये है जिस पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे, और पिछले साल जो कंट्रोवर्सी चला था कि भैया ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसके आंसर तो सही नहीं दिए एनटीए ने, तो उनमें से ये क्वेश्चन, ठीक है, जिसका अगर आप पढ़ने जाओगे तो इसमें आपको कोई सही आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पढ़ते हो इसको तो इसका जो आंसर बनता है वो XC2 कंजर्वेशन बनता है, लेकिन ऑप्शन में आपको कहीं भी XC2 कंजर्वेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि आपका एलिमिनेशन स्किल चेक कर रहा था कि आपको एलिमिनेट करने आता है नहीं आता है। जैसे आप पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर जो है XC2 है, क्योंकि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको ये लाइन डायरेक्टली याद होगी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको एलिमिनेट कैसे करना था कि इन सिटू तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन काट दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एकदम ही नहीं होगा, ठीक है, एकदम ही अलग चीज़ के ऊपर बात होती है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड डीएनए से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा, तो आपका जो आंसर बनता है वो सेकंड बनता। ठीक है, अब बच्चे जो मेन पूछ रहे थे क्या भैया ये सही में आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको दिखेगा कि XC2 कंजर्वेशन का जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे दिया गया है, और इसी लाइन को उठा के उन्होंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही जैसा कि मैंने बताया आपको पता चल जाएगा कि आंसर XC2 कंजर्वेशन है। दिक्कत बस इतना है कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर आप समरी पढ़ते हो तो इन्होंने बताया है कि इन सिटू कंजर्वेशन और XC2 कंजर्वेशन दोनों ही बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का पार्ट है। तो XC2 कंजर्वेशन की जगह आप मेन उसका जो ब्रॉड कैटेगरी है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी मार्क कर सकते थे। इसलिए जो क्वेश्चन इन्होंने बनाया है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है वो काफी वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन बना है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसलिए इस क्वेश्चन को देख के जो आपको कंक्लूजन बनाना है वो ये है कि आपको हर एक चैप्टर का समरी पढ़ना है, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, आपको चैप्टर खत्म करने के बाद समरी पढ़ना है, और ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको थियरी में नहीं मिला
ठीक है, या फिर ऐसे पॉइंट्स जो कि थ्योरी में मिला और समरी में वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इन दोनों ही पॉइंट्स पे आपको अच्छे से फोकस करना है। वैसे पॉइंट्स जो कि कॉन्ट्राडिक्टिंग है उसको देख लेना है अच्छे से कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है, सर्च करके, और फिर उसको ही याद रखना है। क्योंकि आपको पता है ऐसे स्टेटमेंट्स आ चुके हैं जो कि पुराने एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, नए एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, लेकिन कंसेप्चुअली क्या सही है उसको सही माना गया। ये सही रखना है आपको। और जैसे कि मैंने बताया कि अपना एलिमिनेशन स्किल जो है वो आपको अच्छे से करके रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन स्किल ही सबसे ज्यादा काम देता है आपको। तो इसलिए जो भी वो बच्चे हैं जो पूछते हैं कि भैया हमें एक्यूरेसी अच्छी करनी है तो कैसे करें, तो उसके लिए आपको एलिमिनेशन स्किल अपनी अच्छी करनी होगी। अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, आप ये देख पा रहे हो कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा, तो आपको वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। नहीं आप उसमें सिली मिस्टेक करोगे, नहीं आप उसमें कंसेप्चुअल मिस्टेक करोगे, कुछ नहीं करोगे कभी भी, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो। और एलिमिनेशन अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है उसके लिए आपके पास PYQ है, एक अच्छा सोर्स है। ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन डाले गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो वैसे क्वेश्चन आप PYQ से सॉल्व कर लो। तो आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा था कंट्रोवर्सी में कि भैया ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो है ये SLE वाला, ये ऑप्शन हमने सुना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। लेकिन आप सोचो कि आपको बैठ के अपने नीट एग्जाम में ये देखना है कि क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन आ गया है, क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आ गया है। आपको बस ये देखना है कि क्या मैं सही आंसर तक पहुंच पा रहा हूँ या नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अगर आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं देखना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है या नहीं है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो कि इनमें से कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, तो आपको पता है मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, A मतलब है, B भी है। क्या आपको पता लग रहा है गाउट है? गाउट नहीं है, तो C ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन देखने आओगे तो जिसमें C ऑप्शन होगा वो ऑप्शन गलत होगा, तो C ऑप्शन इसमें दिया है, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब 1 या फिर 2 में से कोई होगा। अब आपको पता है कि D और E में से आपने SLE का तो नाम सुना ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो। आपने देखा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आपको पता है, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, मतलब कि D भी नहीं हो सकता है। जिस भी ऑप्शन में D है वो ऑप्शन गलत है, तो D नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर 2 हो जाता। मतलब कि SLE आपके करेक्ट आंसर में है, लेकिन उसको जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि SLE क्या है, आप उसके बिना भी ऑप्शन तक पहुंच सकते थे। ये चीज आपको सीखनी है, जो कि मैं एलिमिनेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भले आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन थे, लेकिन क्वेश्चन स्टिल एनसीईआरटी के नॉलेज से सॉल्व किया जा सकता था। अब कुछ बच्चे होंगे कि नहीं भैया हम लोग ऐसे एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, तो हमेशा याद रखो जितने भी क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन सेक्शन बी में थे। तो कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन छोड़ने की हैबिट बनाओ, क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे चल जाओ। आपके पास ऑप्शन है 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो सेक्शन बी में, तो छोड़ के आप आगे जा सकते थे। ऑल्सो कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया SLE तो स्टेट बोर्ड वाले बुक्स में है, तो अब क्या हम लोग बैठ के स्टेट बोर्ड वाले बुक्स पढ़ें? तो अगर आप ये करने जाते हो तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा आपकी प्रिपरेशन में, क्योंकि आपके पास एक चीज नहीं कि आपको बायो में ही महारत हासिल करनी है। आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ते पढ़ते भूलोगे, फिर रिवाइज करोगे, फिर भूलोगे, फिर रिवाइज करोगे। इनऑर्गेनिक के साथ भी सेम चीज है, तो ये चीज आपको करते रहनी है। तो आपको सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़ना है कि आप बैठ के अब स्टेट बोर्ड पढ़ोगे और एक क्वेश्चन के लिए और एक ऑप्शन के लिए, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट आप क्या करोगे, एक पूरे स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ोगे और फिर वो क्वेश्चन जो कि बाकी बच्चे एनसीईआरटी सॉल्व करके निकल जाएंगे, आप उसके लिए स्टेट बोर्ड वाली बुक पढ़ के फिर सॉल्व करके खुश होगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, क्योंकि समझो कि सिलेक्शन लेना आपका प्राइमरी गोल है। ये नहीं है कि मैं 360 आउट ऑफ 360 लाऊंगा एक सब्जेक्ट में और बाकी मैं स्कोर ही नहीं कर पाऊंगा, ये आपका गोल नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि फुल मार्क्स लाना आपका गोल नहीं है, सिलेक्शन होना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शंस और थे। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जिसमें बैक क्रॉस वाला आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इससे फर्क क्या पड़ता है, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन है, लेकिन अगर हम लोग इसका आउट ऑफ एनसीईआरटी के नॉलेज से सॉल्व कर सकते हैं तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। ऑल्सो जब भी मैच द फॉलोइंग का कोई क्वेश्चन हो, हमेशा उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप सारे क्वेश्चन ऑप्शन को सॉल्व करने मत बैठो, उससे आपका टाइम ज्यादा जाएगा और फिर आप उन बच्चों में आ जाओगे जो कहते हैं कि मैच द फॉलोइंग लेंदी होते हैं, ठीक है। हमेशा देखो कि मुझे कौन सा ऑप्शन अच्छे से पता है, उस ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करो। मैच हो गया, फिर ऑप्शन में देखो कि उनमें से कौन सा ऑप्शन जो मैंने अभी मैच किया है वो फॉलो कर रहा है, और अगर उससे आपका आंसर टिक हो जाता है तो टिक कर दो। अगर नहीं हो रहा है, 2 ऑप्शन में वो कॉमन है, तो फिर अगले ऑप्शन पे जाओ, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें पहला आप पढ़ते हो ए में क्या लिखा है, तो 2 और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन, तो आपको पता है इसको एलील बोलते हैं। तो ए का हो गया 3, यहाँ पे आप देखने आए कि ए का 3 किसमें है, तो आपको दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में आंसर टिक के आगे चलेगा। तो ये जो आपको मैच द फॉलोइंग दिख रहा है जिसमें 4 ऑप्शन आपको चेक करने थे, वो एक्चुअली एक सिंगल लाइन एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यही चीज आपको करनी है। आपको यहाँ बैठ के सबको कंफर्म नहीं करना है कि अच्छा ए का 3 हो गया, अब बी का क्या होगा, तो बी का 4 होगा, फिर मैं बैक क्रॉस को लेकर परेशान हूँ, क्या मेरे को बैक क्रॉस पता ही नहीं है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। समझ रहे हो? नहीं पता है छोड़ दो, क्या मैं आंसर तक पहुंच पा रहा हूं, बस ये देखो। सिमिलरली अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये भी मैच द फॉलोइंग है, इसमें भी आपको लेशमैनियासिस देखने को मिल रहा है। नहीं पता है, लेकिन हम लोग को फर्क क्या पड़ता है इससे, ठीक है। हम लोग को सही आंसर तक पहुंचना है। तो आपको दिख रहा है कि टाइफॉइड सुनते ही आपको पता है कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरिया से कॉज होगा। तो ए का 4 देखने जाओगे तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, तो मतलब पहला, तीसरा और चौथा नहीं हो सकता है, सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। ये किया और आप आंसर में आगे चले गए, और आपको दिख रहा है कि हाँ ये एनसीईआरटी की बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसमें बस एनसीईआरटी से आउट ऑफ एनसीईआरटी का ऑप्शन दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए उन बच्चों को जो कि इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं,
ठीक है, इनको आपको पता है कि ये एलिमिनेट करने का गेम है, ना कि सिलेक्ट करने का। ठीक है, तो ये उन बच्चों का एलिमिनेट कर रहा है जो कि इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पा रहे। ऑल्सो मैच द फॉलोइंग सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको जो सबसे अच्छे से पता है उसको आप मैच करने की कोशिश करो। मैच हो गया, ऑप्शन में देखो कि क्या वो जो मैंने मैच किया है वो किस ऑप्शन में है। अगर वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो वहां से टिक करके आगे जा सकते हो आप सीधे सीधे, तो आपका टाइम बचेगा ऐसा। अब अभी जो मैंने बोला इसको मैं अगले क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ। मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा कि आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या होता है, ठीक है, अगर उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा है। लेकिन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है सबको पता है, रो फैक्टर। तो बी का 3 होगा, सबने देखा। तो अब ऑप्शन अगर ढूंढने आता हूं मैं तो मेरे को दिख रहा है कि बी का 3 बस एक ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, तो यही टिक किया, आगे चलेगा। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है टाटा बॉक्स। अब मैं बैठ के ये कंफ्यूज होऊंगा कि टाटा बॉक्स तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया। मुझे करना क्या है, मुझे तो आंसर तक पहुंचना था, मैं आंसर टिक कर चुका हूँ, अब मैं आगे चला जाऊंगा। ठीक है, टाटा बॉक्स के प्रेजेंट होने से ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। जो मुझे पता होगा सबसे पहले मैं वो देखूंगा। पी वेव सबको पता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एटम को सिग्निफाई करता है, तो इसमें अगर मैं देखने जाऊंगा तो ए का आपका हो गया थर्ड, तो ए का थर्ड आपका सिर्फ एक ऑप्शन है, देखो टिक हो गया। देख लो एकदम टाइम नहीं लगता है मैच द फॉलोइंग में, अगर आपको ढंग से उसको करने आता है। टीपी गैप एक नया चीज आपको दिख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हमें देखना ही नहीं है। हमने पी वेव देख के मार्क किया, हमें कंफर्म है कि ये सही ऑप्शन है, तो हम आगे चले जाएंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें अगर करने जाओगे तो आपको दिख रहा है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। आपको पता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर में क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है, एंड इसमें प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स होता है, नाम से ही है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का 3 होगा। आप खुशी खुशी गए देखने, लेकिन इस बार आपको दिख रहा है कि नहीं, ए का 3 जो है दोनों ऑप्शन में। ठीक है, अब आप ये करने से पहले कि मैं बी को चेक करूं, आप ये देखो कि बी का 4 दोनों ऑप्शन में है, जो कि सही है। मुझे पहले से पता है कि 3 होगा तो 4 होगा, और उसमें बी में 4 दोनों में दिया है, तो मैं बी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब या तो मैं सी पे जाऊंगा या फिर डी पे जाऊंगा। अब मुझे दिख रहा है कि सी मुझे नहीं पता है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं यहाँ पे अब बैठ के रोने नहीं लगूंगा कि सी नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, अब ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी, मैं डी पे जाऊंगा। ठीक है, मैं डी पे जाऊंगा, क्योंकि ट्राई करते रहना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्रेटिनिज्म नाम सुना हुआ है, एनसीईआरटी का है। सोचिंग क्रेटिनिज्म क्या था, स्टंटेड ग्रोथ होता है इसमें। तो अगर मैं ऑप्शन ढूंढने जाऊं तो दिख रहा है मुझे स्टंटेड ग्रोथ, तो मतलब डी का जो है सेकंड होगा। डी का सेकंड मिल गया, फोर्थ ऑप्शन टिक के आगे चलेगा। इस तरीके से आप मैच द फॉलोइंग को करते हो। जब अच्छा मैच द फॉलोइंग होगा वो ऐसे आएगा जिसमें 2 ऑप्शन कॉमन होगा, अदरवाइज जो मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग होंगे वो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो यही आपका कंफ्यूजन है कि कभी भी आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन देख के डरो मत कि ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, क्योंकि वो मोस्टली ट्राई करेंगे वैसे ऑप्शंस को ऊपर देने का, कि आप देखो और सोचो कि ये तो मेरे बस का नहीं है, आप आगे चले जाओ, या उसको छोड़ दो, या फिर उसमें टाइम वेस्ट करने लग जाओ कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। वो नहीं करना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन भूल जाओ, एलिमिनेट करो, सही आंसर तक पहुंचो। इस तरीके से क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अगर किसी को भी एक्यूरेसी की दिक्कत है बायोलॉजी में कि पढ़ते हैं लेकिन गलत कर देते हैं, हमेशा ऐसे करो कि 3 ऑप्शन जब तक मेरे से क्रॉस नहीं होंगे मैं सही आंसर टिक नहीं करूंगा। ठीक है, मैच द फॉलोइंग को छोड़ के बाकी जो ऑप्शन है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा, ये अगर करने लग जाओगे आप तो एक्यूरेसी आपकी बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। मैंने जो 355 स्कोर किया था अपने नीट में वो इसी तरीके से किया था। अगर मैं आपको किसी दिन पेपर दिखाऊंगा तो उसमें दिखेगा कि हर एक ऑप्शन में ऐसे क्रॉस लगा हुआ है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, और इसलिए आपका इस तरीके से एक्यूरेसी बढ़ता है बायोलॉजी में। होप कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपने कुछ सीखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा होगा, और आप ये नहीं सोच के निकल गए कि भैया ये तो एवरेज वीडियो बना के लाएं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और कमेंट में बताओ कि आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।